Pardon, sir? To bądź zobacz, serio, tak? Ja muszę zobaczyć, माइक ऑन है किसी का? हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल तो पूरा शॉकिंग हो गया होगा, एकदम से फॉर्म आया, डेट आई और एकदम से चला गया। क्या हुआ क्या ये? हेलो, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग कर रहे थे कोनिक सेक्शन पैराबोला चैप्टर। आवाज आ रही है? यस नो? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस नो? ठीक है। ओके, तो कल हम लोगों ने देखा था कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कोनिक सेक्शन सेकंड डिग्री कर्व है। फिर हमने देखा आइडेंटिफिकेशन कि सेकंड डिग्री कर्व कोनिक सेक्शन कब कब रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये अपन ने देखा। सो नेक्स्ट है पैराबोला। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की जो थ्योरी है ना, बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल मतलब पहले डेफिनेशन आएगी, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा, फिर नॉमेनक्लेचर आएगा, फिर उसके बाद में फाइंड एवरीथिंग, फिर उसके बाद में पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन, लाइन एंड कर्व, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, फिर डायमीटर, और फिर लास्ट में हाइलाइट्स आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैराबोला चैप्टर से। तो पैराबोला में तो 3 डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन है, सो डेफिनेशन 1 की सेकंड डिग्री कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व है, एंड सो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू AB। सेकंड डेफिनेशन है कि फोकस डजंट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस doesn't lie on directrix and eccentricity is equal to 1। और थर्ड डेफिनेशन है कि पॉइंट इस तरह से वेरी कर रहा है कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर है। सो PS इज इक्वल टू PM। तो पॉइंट इस तरह से वेरी कर रहा है कि फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस बराबर है। तो लोकस ऑफ P क्या हो जाएगा? पैराबोला। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन क्यों बनाते हैं? ताकि अपन उस पर थ्योरी डेवलप कर सके और स्टडी कर सके कि
कैसे वर्क करता है पैराबोला, किस तरह से काम करता है। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो तुम्हारे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पैराबोलिक था। फिर उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर पानी को रोटेट करते हैं, अगर बकेट वाटर को रोटेट करते हैं तो उसका जो कर्व सरफेस है वो पैराबोलाइड आ जाता है। फिर वो जो एंटीना रहता है, एंटीना जो रहता है वो पैराबोलिक रहता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कि जो रेज है वो सब फोकस पे आके कन्वर्ज होती है। तो वो सारी रेज फोकस पे आके कन्वर्ज होती है। तो प्रैक्टिकल यूज तो है ही इसका, पर अपने को प्रैक्टिकली नहीं समझना होता, अपने को मैथमेटिकली समझना होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला, तो देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन है कि फोकस लाई ऑन a, 0 and directrix is x is equal to minus a. The point is varying, ps is equal to pm. तो ps is equal to pm करेंगे तो ps square is equal to pm square. तो ps square is equal to pm square. तो p मैंने मान लिया h, k, तो ये आ जाएगा h minus a का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। pm स्क्वायर आ जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा, तो h प्लस a का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah आ जाएगा। तो लोकस h की जगह x एंड k की जगह y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और कभी भी जब क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि मतलब कुछ डिराइव करना है, कुछ करना है, तो वी कैन स्टार्ट विद पैरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अपन इसको लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी डेवलप करनी है। नेक्स्ट है इसकी प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग में मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब x शुड बी पॉजिटिव। फिर दूसरा इसमें y की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, symmetrical about x axis. So this is the parabolic, this is the parabolic and x is equal to minus a. थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे चोच है, ऐसा नहीं है, चोच नहीं है, ये स्मूथ है। इसको डिफरेंशिएबिलिटी समझाएगी, बल्कि ये स्मूथ कैसा है, ये वर्टिकल उठ रहा है, ये ऐसे वर्टिकल उठ रहा है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन पे टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस है ना, तो परपेंडिकुलर है, तो यानी स्लोप इज इंफिनिटी। तो क्या हो रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है, ये इसको टच करके जा रहा है y एक्सिस को। तो जैसे ऐसे समझ लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो रहता है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में कैसा होता है, वो x एक्सिस को टच करके जाता है, x एक्सिस को टच करके। तो यहाँ पे बस वही y एक्सिस को टच करके जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये इसकी प्लॉटिंग हो गई एंड सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर इसकी ब्रांचेस को ब्रेक करना है तो ये √4ax ऊपर वाली हो जाएगी, √4ax ऊपर वाली हो जाएगी और माइनस √4ax नीचे वाली हो जाएगी। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में क्या है कि द फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ फोकस, so the fixed point is known as a focus, the fixed line is known as a directrix, the line perpendicular to directrix and passing through focus, the line perpendicular to directrix and passing through focus is a axis of parabola, axis of parabola, also known as the axis of symmetry, also known as a axis of symmetry. Next, the point of intersection of directrix and axis is known as the foot of directrix, foot of directrix, foot of directrix. Next, the point of intersection of the curve with the axis is a vertex, is a vertex. इस केस में वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, इस केस में जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है। नेक्स्ट है वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट,
Line joining 2 points on the curve is known as a chord. Chord perpendicular to axis is a double ordinate. Double ordinate passing through focus is a latus rectum. लेटेस्ट रेक्टम एक लेंथ है L डैश, एक लाइन के अलोंग होगी, इसकी इक्वेशन भी देखी जा सकती है, पर जब पूछा जाता है ना फाइंड लेटेस्ट रेक्टम, तो उसका मतलब होता है कि लेंथ पूछ रहा है वो, तो लेटेस्ट रेक्टम इज अ लेंथ पैरामीटर. नेक्स्ट, द कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज अ फोकल कॉर्ड. द कॉर्ड पासिंग थ्रू इज फोकस इज अ focal chord. Next, the distance of a point from the on the curve to the focus is a focal radius. So PS is a focal radius. Focal radius also known as a focal distance. Focal radius or focal distance. Next, the tangent y-axis is a tangent at vertex. So it is a tangent at vertex. तो ये हो गया nomenclature. Next है कुछ रिमार्क्स है इसमें. तो पहला रिमार्क है कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. नेक्स्ट है लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ आती है वो 4a आती है, तो 2a को बोलेंगे हाफ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो विच इज सेमी लेटेस्ट रेक्टम. हाफ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम यानी सेमी लेटेस्ट रेक्टम. नेक्स्ट है ये जो डिस्टेंस है ये वो a है, ये जो डिस्टेंस है वो a है, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है. तो यहाँ से एक रिमार्क मिलता है, distance from focus to the directrix is a semi-lateral sector. Next, two parabolas are similar if they have same lateral sector. Similar parabola, same lateral sector. तो इसेंट्रिसिटी का बोलने का कोई मतलब नहीं है कि दोनों ही केस में इसेंट्रिसिटी 1 है ना, तो दोनों हर पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 है, तो उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है. तो सेम लेटेस्ट सेक्टम. नेक्स्ट है फोर स्टैंडर्ड पैराबोलास. फोर स्टैंडर्ड पैराबोलास. तो 4 स्टैंडर्ड क्या है, एक बार मुंह राइट साइड में खुल रहा है, फोकस एक्स एक्सिस पे, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है. एक बार मुंह लेफ्ट साइड खुल रहा है, फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस. फिर मुंह ऊपर खुल रहा है, वर्टिकल पैराबोला. तो 2 हॉरिजॉन्टल पैराबोला, 2 वर्टिकल पैराबोला. तो 2 मुंह नीचे खुल रहा है, मुंह ऊपर खुल रहा है. नेक्स्ट, अगर हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है, तो y की क्वाड्रेटिक एंड मुंह राइट साइड खुल रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव. यहाँ पे मैंने जो a लिया वो पॉजिटिव लिया है, फोकस का जो a,0 है वो a पॉजिटिव है. नेक्स्ट, मुंह लेफ्ट साइड में खुल रहा है, हॉरिजॉन्टल है, y की क्वाड्रेटिक, और मुंह लेफ्ट साइड में खुल रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव. वर्टिकल पैराबोला x की क्वाड्रेटिक, मुंह ऊपर खुल रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव. वर्टिकल पैराबोला x की क्वाड्रेटिक, मुंह नीचे खुल रहा है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव. मुंह नीचे खुल रहा है तो लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव. नेक्स्ट आता है फाइंड एवरीथिंग ऑफ दिस 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. तो इसका सब कुछ निकालना है. अच्छा, यहाँ पे a पॉजिटिव लेके चला है, पहले से ही बता दिया है a पॉजिटिव है. तो वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट सेक्टम, एक्सिस, फोकल रेडियस. वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट सेक्टम, एक्सिस एंड फोकल रेडियस. तो निकालते हैं. तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हॉरिजॉन्टल पैराबोला का वर्टेक्स 0,0, फोकस a,0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, लेटेस्ट सेक्टम 4a, एक्सिस y इक्वल टू 0. फोकल रेडियस कैसे निकालते हैं?
फोकल रेडियस होता है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द फोकस, यानी PS। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, P और S के बीच की डिस्टेंस निकालता हूँ, और P पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, P पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है। नहीं तो दूसरा तरीका, बाय डेफिनेशन PS निकालना है, और PS इज इक्वल टू PM, और PM है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो x1 प्लस a, तो वो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आ जाएगा, x1 माइनस ऑफ माइनस a, तो विच इज x1 प्लस a, तो ये आ जाएगा x1 प्लस a। अब आता है कि y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के लिए क्या करेंगे, तो बस करना क्या, x की जगह माइनस x रखना है, x की जगह माइनस x, तो 0,0 ये हो जाएगा माइनस a,0, x की जगह माइनस x, ये तो लेंथ है, और y इक्वल टू 0, x की जगह माइनस x, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए क्या करेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए क्या करेंगे, x की जगह y, y की जगह x, और m की जगह 1/m, x की जगह y, y की जगह x, और m की जगह 1/m रखेंगे, तो ये आता है 0,0, 0,a, y इक्वल टू माइनस a, 4a, x इज इक्वल टू 0, y1 प्लस a। फिर इसमें क्या करेंगे, सिर्फ y की जगह माइनस y रख देंगे, तो 0,0, 0, माइनस a, y इक्वल टू a, 4a, x इज इक्वल टू 0, माइनस y1 प्लस a, माइनस y1 प्लस a। ठीक है, तो कभी भी तुम जब फाइंड आउट करते हो ना, तो हमेशा स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके ही निकालते हो, हमेशा स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके ही निकालते हैं। नेक्स्ट एक रिमार्क है, नेक्स्ट एक रिमार्क है, अच्छा रिमार्क है। रिमार्क में क्या है, एक सर्कल दे रखा है, और दे रखा का मतलब होता है यू नो द इक्वेशन, गिवन 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 फिक्स्ड, इसका मतलब होता है you know the center, you know the radius, you know the equation of circle, you know the center, you know the radius, you know the equation of circle. Okay, so remark ऐसा है कि एक there is a given circle and there is a given line. Given line का मतलब है you know the equation of you know the equation of line. तो रिमार्क कैसा है, there is a given circle, there is a given line, there is a given line. तो अब हो क्या रहा है, एक वेरिएबल सर्कल है, और वो वेरिएबल सर्कल ऐसा है कि वो सर्कल को भी टच कर रहा है, लाइन को भी टच कर रहा है, पॉसिबल है, पर ऐसा एक नहीं है, ऐसा एक नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट है, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स हैं। तो अगर इनफाइनाइट सर्कल्स हैं तो सेंटर पाथ फॉलो करेगा, सेंटर पाथ फॉलो करेगा, तो सेंटर पाथ फॉलो करेगा, सो व्हाट इज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल, तो ठीक है, फिक्स सर्कल C1, रेडियस कैपिटल R, वेरिएबल सर्कल वेरिएबल R, वेरिएबल रेडियस R, गिवन लाइन को कैपिटल R से शिफ्ट कर दिया, गिवन लाइन को कैपिटल R से शिफ्ट कर दिया। तो देखो, तो C1 इज इक्वल टू R प्लस कैपिटल R, और CM इज इक्वल टू R प्लस R, तो C1 is equal to CM. So variable point is moving in such a way that the distance from the fixed point and the fixed line is same. So the locus is parabola. So locus आ जाएगा parabola. थोड़ा और, the fixed point is known as a focus.
और फिक्स लाइन से r डिस्टेंस पे जो लाइन आएगी इट्स अ डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन से कैपिटल R डिस्टेंस पे जो लाइन आएगी इट्स अ डायरेक्ट्रिक्स। तो बहुत अच्छा रिमार्क है, सेम ऐसे इलिप्स में भी आएगा एक, और एक हाइपरबोला में भी आएगा। ऐसा स्टार्ट, इतना थिंकिंग आना चाहिए। अगर तुम्हारा इतना थिंकिंग आ रहा है ना तो एडवांस बहुत इजी लगेगा। तो जो पढ़ रहे हैं ना उसको अप्लाई करना आना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं ना उसको अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो जिधर फोकस होता है उसको इनसाइड बोलते हैं, जिधर फोकस होता है उसको इनसाइड रीजन बोलते हैं, जिधर फोकस होता है उसको इनसाइड रीजन बोलते हैं। जिधर फोकस होता है उसको इनसाइड रीजन बोलते हैं। इलिप्स और हाइपरबोला में भी ऐसा ही है कि जिधर फोकस होता है उसको इनसाइड रीजन बोलते हैं। तो पैराबोला का इक्वेशन हो गया y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। हमेशा इक्वेशन जीरोथ फॉर्म में लिखता है, हमेशा इक्वेशन जीरोथ फॉर्म में लिखता है। एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो y1 स्क्वायर माइनस 4x1। y1 स्क्वायर माइनस 4x1, अगर पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी s1 इक्वल टू 0। तो s1 इक्वल टू 0 का मतलब होता है ऑन द कर्व। पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले लिया, थोड़ा सा ऊपर लिया तो y कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। तो मैंने x1, y1 डैश, तो y कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, y1 स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो s1 इज पॉजिटिव, तो s1 इज पॉजिटिव मतलब बाहर चला गया आउटसाइड, और s1 इज नेगेटिव। अगर मैं इसको नीचे ले लूं तो y कम हो जाएगा, और अगर y कम हो गया तो रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू कम हो जा रही है। तो s1 इज नेगेटिव इनसाइड। सर्कल, पैराबोला और इलिप्स तीनों में सेम है, हाइपरबोला में उल्टा है, s1 पॉजिटिव इनसाइड होता है और s1 नेगेटिव आउटसाइड होता है हाइपरबोला में। नेक्स्ट है लाइन एंड अ पैराबोला। इसका क्या मतलब है कि एक लाइन और एक पैराबोला क्या कर रहे हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए इक्वेशन ले रहे हैं अपन स्टैंडर्ड पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन है। तो हमें ये दिख तो रहा है कि वो बाहर से जा सकती है या टच कर सकती है या फिर कट कर सकती है, ये अपने को दिख रहा है। तो पर ज्योमेट्री में डायग्राम देख के आंसर नहीं किया जा सकता, बहुत रिस्की रहता है वो डायग्राम देख के आंसर करना, इट्स वेरी रिस्की। तो यू नीड अ मैथमेटिकल अप्रोच, तो यू नीड अ मैथमेटिकल अप्रोच। तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है तो देयर विल बी अ सॉल्यूशंस। तो सॉल्व लाइन एंड पैराबोला, सॉल्व लाइन एंड पैराबोला। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं, एक को उठा के दूसरे में रख दो। तो मैंने y को रख दिया, तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको एक्सपेंड किया तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। इसको तमीज से लिखा तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके दो रूट्स आ भी सकते हैं, इक्वल भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं। तो d ग्रेटर देन 0, तो यानी दो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं मतलब x1 और x2 सॉल्यूशन आ रहा है, x1 x2 सॉल्यूशन आ रहा है, x1 x2 सॉल्यूशन आ रहा है, तो मतलब वो कट करेगी तो सीकेंड। अब तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, सपोज पैराबोला और सर्कल को मैंने सॉल्व किया, अब x की जो बाई क्वाड्रेटिक आएगी उसमें दो इक्वल रूट्स आ गए, दो इक्वल रूट्स आ गए, तो यहाँ क्योंकि इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा तो इक्वल रूट्स आ गए। सॉरी। तो पैराबोला और सर्कल को सॉल्व किया
तो x के कोऑर्डिनेट सेम है, तो यानी इक्वल रूट्स आ गए। तो उस समय जो x की क्वाड्रेटिक आ भी रही होगी तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे टच कर रही है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या आती है, तुम सिर्फ एक x को देखकर ही फाइनल आंसर नहीं कर सकते। हमें y को भी समझना होता है कि y क्या कर रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि ये x की क्वाड्रेटिक है और दोनों रूट सेम आ रहे हैं, पर दोनों का y अलग आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि x की क्वाड्रेटिक d इक्वल टू 0 दे रही है, लेकिन वो टेंजेंट नहीं है, वो कॉर्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो y की क्वाड्रेटिक है वो दो रूट्स दे रही होगी। तो एक्चुअली ये दोनों देखनी होती है, x की और y की, पर मैंने तुम्हें सारा जो पढ़ाया है ना वो x को देखकर ही पढ़ाया है। तो मैंने जो तुम्हें नोट्स वगैरह में पढ़ाए हैं ना वो सब x को देखकर ही बताए। तो इतना तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों में जो भी अपन ने कवर किया है ना वो सब x की क्वाड्रेटिक लेके कवर किया है। फिर भी तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए x की अकेली क्वाड्रेटिक से उसका टेंजेंट डिसाइड नहीं किया जा सकता, y की क्वाड्रेटिक भी लगती है। नेक्स्ट आता है, ये अपने को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बने इस तरह से हैं। तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो इस तरह से फंसते हैं, जो मैं इतना बता रहा हूँ, तो बहुत रेयरली मिलेगा तुम्हें। तो रुद्र महाजन सर, तो ऐसा सिर्फ सर्कल के केस में ही होता है या किसी में भी हो सकता है? किसी भी कोनिक्स में हो सकता है ऐसा पॉसिबल है ना? पैराबोला और इलिप्स है, तो ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, तो वो पूरी कैलकुलस में भी पॉसिबल है। इट्स अ जनरल अप्रोच, तो वो कैलकुलस में भी पॉसिबल है। ओके, तो नेक्स्ट है इक्वल रूट्स। तो डी इक्वल टू 0 टेंजेंट, और डी अगर इक्वल टू 0 किया तो सी इज इक्वल टू ए बाय एम आता है। तो इसका मतलब होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसके टेंजेंट का देख रहे हैं इसलिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसका क्या मतलब है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर मैं मूव करता रहूंगा तो एक ऐसा c आएगा जिस पर ये लाइन टच कर जाएगी, तो उस समय एक पर्टिकुलर c होगा, तो दैट इज c इज इक्वल टू ए बाय एम, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। नेक्स्ट, d लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स तो कट नहीं करेगी, तो नाइदर secant नॉर टेंजेंट, नाइदर secant नॉर टेंजेंट। तो यहाँ से अपन टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, y is equal to mx plus a by m। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, y इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन है, तो इसकी लेंथ निकालनी है। अप्रोच अच्छी है इसकी, वो 2 पॉइंट माने x1, y1, x2, y2, पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब बचा ये कि x2 माइनस x1 को कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, और अंदर बचेगा 1 प्लस m1 m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये x1 प्लस x2 और x1 x2 कहाँ से आएंगे? तो वो सॉल्व लाइन एंड पैराबोला। तो सॉल्व y इक्वल टू mx प्लस c एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो दोनों को सॉल्व करने से x में क्वाड्रेटिक आएगी, वो आती है m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, जो अभी थोड़ी देर पहले की अपन ने, ये वाली जो की। तो इसमें क्या होगा, x की दो वैल्यू आएंगी, तो वो हो जाएगी x1 x2, तो यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 4a माइनस 2mc अपॉन m स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा x1 x2 c स्क्वायर बाय m स्क्वायर। तो x1 प्लस x2 आ गया, x1 x2 आ गया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। कभी भी अगर तुम्हें दिखे ना सम और प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक रिलेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो एलिमिनेट हो जाएगा।
कभी भी अगर सम और प्रोडक्ट दिख गया ना तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन सिमेट्रिक रिलेशन तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको रखेंगे तो लेंथ ऑफ ए बी आती है 4/m² √a टाइम्स 1 + m² इंटू a माइनस एम सी। यहाँ से भी एक चीज पता चल रही है, अगर a माइनस एम सी पॉजिटिव है तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो लेंथ आएगी मतलब लाइन तो पैराबोला को कट करेगी। a माइनस एम सी इक्वल टू 0 यानी लेंथ 0 हो जाएगी तो सीकेंड टेंजेंट बन जाएगी। a माइनस एम सी इज नेगेटिव तो रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इमेजिनरी सिचुएशन तो लाइन कट नहीं करेगी तो नाइदर सीकेंड नॉर टेंजेंट। तो यहां से भी पता चल रहा है कि लेंथ आएगी कि नहीं आएगी। नेक्स्ट पे एक रिमार्क है कि अगर मान लो लाइन फोकल कॉर्ड है, अगर वो फोकल कॉर्ड है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो एम आ जाएगा tan थीटा और लाइन फोकल कॉर्ड है तो यानी ये a,0 से पास करेगी, a,0 से पास करेगी तो c आ जाएगा -am। तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे लेंथ ऑफ AB में तो वो आता है 4a cos x² थीटा। तो लेंथ आती है 4a cos x² थीटा। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक का फंडा ये होता है कि x और y को किसी पैरामीटर में ले आओ, अगर इफ यू एलिमिनेट द पैरामीटर यू विल गेट द कर्व। अच्छा, बच्चों के दिमाग में बैठा होता है कि cos थीटा sin थीटा ऐसा ट्रिगो ही आना चाहिए, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पैरामेट्रिक अभी मैं लूँ x = 1/t और y = t, ये भी पैरामेट्रिक है, ये भी पैरामेट्रिक है क्योंकि x और y को किसी पैरामीटर में डिफाइन किया गया है और इफ यू एलिमिनेट द पैरामीटर यू विल गेट द कर्व। तो y² = 4ax पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक हो जाएगी। x = 80² y = 280, x = 80² y = 280। अपन इसको और अच्छा समझते हैं, ये पैराबोला है तो जो ऊपर वाली ब्रांच है उसका t पॉजिटिव होगा और नीचे वाली ब्रांच का t नेगेटिव होगा और वर्टेक्स का t 0 होगा, लेटेस्ट सेक्टम का t 1 होगा, लेटेस्ट सेक्टम का दूसरा एंड पॉइंट t -1 होगा। नेक्स्ट t की यूनिक वैल्यू, एक t पे एक ही पॉइंट आएगा और एक ही पॉइंट के लिए एक ही t होगा। तो एक पैरामीटर पे 2 पॉइंट नहीं आ सकते और एक पॉइंट पे 2 पैरामीटर नहीं आ सकते, तो एक पैरामीटर पे एक ही पॉइंट आएगा, तो यूनिकनेस है। तो इससे ये भी पता चल जाता है t की कितनी वैल्यूज है तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग t1 एंड t2। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग t1 एंड t2। तो इसका क्या मतलब है कि पैराबोला पे कोई 2 पॉइंट्स लिए हैं, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालें। तो t1 का मतलब है 81², 281, ये t2 तो इसका मतलब है 82², 282 दूसरा पॉइंट। तो बस 2 पॉइंट दे रखे तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। y - y1 = स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 इंटू x - x1। तो ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो t1 t2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आएगी t1 + t2 इंटू y = 2x + 2a t1 t2। तो t1 + t2 y = 2x + 2a t1 t2। तो याद होनी चाहिए, ये काफी काम की है। नेक्स्ट अगर ये फोकल कॉर्ड हुई तो अगर ये फोकल कॉर्ड हुई तो क्या होगा, तो अगर ये फोकल कॉर्ड हुई तो t1 + t2 इंटू y = 2x + 2a t1 t2। तो ये a,0 से पास करेगी, a,0 से पास करेगी तो यहाँ से आ जाएगा t1 t2 = -1। तो यानी t2 = -1/t1। तो ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि अगर कोई फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड के साथ प्रॉब्लम क्या ऐसा है ना, अगर एक का पैरामीटर t है तो दूसरा वाला फंसा रहेगा -1/t। तो अगर फोकल कॉर्ड के एक एंड का t है तो दूसरे एंड का -1/t होना ही पड़ेगा, तो वो फंस जाएगा क्योंकि वो भी फंस गए ना कि फोकल कॉर्ड है, तो वो पैरामीटर भी फंस गया। ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
अद्वैत, एडिट सच में कैंसिल हुई है? सिर्फ रूमर्स कैंसिल नहीं हुई, कुछ करेक्शन होगा, कुछ हुआ होगा मिनिस्ट्री में, तो उसके बाद विड्रॉ कर लिया, तो होगा कुछ, कोई पॉइंट अटक गया होगा, इसलिए अभी एनटीएससी में भी हुआ ना। एनटीएससी लेवल 2 जो थी ना लास्ट ईयर का, एनटीएससी लेवल 2 लास्ट ईयर की अभी तक हुई नहीं है, तो एनटीएससी 2 अभी 7 फरवरी को रखी थी, एनटीएससी स्टेज 2, और ये 10-15 दिन पहले की बात है। तो एनटीएससी स्टेज 2 7 फरवरी को रखी, फिर बाद में एनटीएससी को पता चला, तो एनटीएससी को बाद में पता चला कि उस दिन तो फिजिक्स ओलंपियाड और केमिस्ट्री ओलंपियाड है, तो ओलंपियाड की एग्जाम्स है, तो एनटीएससी ने भी अपना डेट चेंज किया ना फिर, तो अभी नेक्स्ट उनका 12 फरवरी है, नहीं तो 14 फरवरी है, तो कई बार हो जाता है, तो हो सकता है कि कुछ हुआ होगा डेट्स वगैरह में या कुछ और प्लानिंग में, तो अभी डिसाइड करना वो बाकी है। 75% का भी क्राइटेरिया का हो सकता ना, क्योंकि वो पिछले साल कैंसिल कर दिया था ना। हाँ वो तो खैर, वो तो न्यूज में निकाल के कर सकते हैं, पर वही थोड़ा शॉकिंग ये लगा कि एकदम से ब्राउचर भेज के बोल दिया कि आज से ही फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं होता है जनरली। इन्होंने 15 तारीख को ही ब्राउचर भेज के और बोल रहे 15 तारीख से ही चालू होगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा कुछ होगा, पॉइंट्स वगैरह डिसाइड करना होगा। पर मैं तुम लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, कभी भी ना जब फॉर्म्स ऐसे निकलते हैं ना, तो कभी भी पहला दूसरे दिन मत भरो, फर्स्ट सेकेंड डे, हमेशा है ना 3 या 4 दिन बाद भरो। उसके रीजंस बताता हूँ मैं। पहला रीजन कि मान लो उनको कुछ चेंजेस करने हुए, और रहते चेंजेस, मैंने काफी बार देखा है, मतलब कम है लेकिन काफी बार देखा है कि फॉर्म अनाउंस किया और 3-4 दिन बाद में उसमें कुछ चेंजेस हो गए, ऐसा पॉसिबल है और ऐसे हुए हैं पहले, पर बहुत ज्यादा नहीं होता। अभी एडवांस वाले में तो ज्यादा, एडवांस वाले का तो बहुत ही क्लियर रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, पर मेंस में हुए वाला ऐसा। तो कभी भी जब तुम फॉर्म्स निकलते हैं ना, तो कभी भी शुरू के 2 या 3 दिन मत भरो, उसको 4 या 5 दिन बाद भरो, और हमेशा फॉर्म भरने के लिए महीना भर मिलता है, और फॉर्म भरने का ना ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का काम है, बहुत ही इजी चीज है, सिर्फ फेसबुक आईडी बनाने जैसा है ये। तो तो कभी भी पहले दूसरे दिन मत करो, उसके कई रीजन है। पहला तो जैसे चेंजेस होते हैं, जैसे कल कल हुई गया, तुम देख ही रहे हो। दूसरा क्या होता है, कई बार बच्चे फॉर्म भरते वक्त है ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो जैसे मिस्टेक मान लो राइट राइट हैंड थंब इम्प्रेशन देना था, बच्चे ने लेफ्ट वाले थंब का दे दिया, ऐसे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं,
फिर थंब और सिग्नेचर फोटो अपलोड करनी होती है, तो थंब वाले में सिग्नेचर अपलोड कर दिया और सिग्नेचर वाले में थंब अपलोड कर दिया, तो ये भी हो जाता है कई बार। तो ऐसा तो क्या होता है ना कि 4-5 दिन में ना, तो औरों को गलती कर लेने दो, तो क्या होता है औरों की गलती से भी सीख सकते हैं हम। तो अगर मान लो किसी ने मिस्टेक विस्टेक किया तो अपन ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ इस तरह की मिस्टेक होती है। फिर एक और चीज है, कई बार क्या होता है कुछ चीजें ऐसी डिटेल भरनी होती है और बच्चे फंस जाते हैं कि इसमें क्या भरूं। जैसे एक एक ऑप्शन आता है कि आपका क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, तो क्वालिफाइंग एग्जाम में कैसा 7-8 ऑप्शन है, वो 7-8 ऑप्शन, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा वाला कौन सा ऑप्शन है। तो इसलिए तो उसमें ऐसे लिखा तो नहीं रहता ना HSC है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये हर साल का इशू है। तो 4-5 दिन बाद भरा ना, तो तब तक लोगों से भी पता चल जाता है और लोग गलती कर लेते हैं, तब तक अपने को भी आइडिया लग जाता है कि कैसी-कैसी गलतियाँ हो रही हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी बहुत ईज़ी प्रोसेस है और वो लोग करेक्शन मोड भी ओपन करते हैं, अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी कुछ भी चीज़ कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेड वर्क, हमेशा उसका एक बैकअप लेके रखो। हमेशा एक बैकअप लेके रखो, या तो उसको ईमेल में जाने दो, उसके या तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, या उसका प्रिंट आउट लेके रखो, या उसकी पीडीएफ बना के रखो। पर हमेशा ना कुछ डॉक्यूमेंट रखो, एज ए वो आगे में भी कभी काम आ जाए। तो कभी भी जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता ना, जब तक तुम्हारा एडमिशन होके तुम्हारी कॉलेज चालू नहीं हो जाती ना, तब तक तुम्हें वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखने होते हैं। मेरे पास तो मेरे आज तक का है, मेरे पास तो 2003 में मैंने जो एडमिशन अप्लाई किया था उसका सारा है मेरे पास अभी भी। तो कभी भी कुछ भी जो डॉक्यूमेंटेड वर्क कर रहे हो ना, हमेशा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखो। उसके कई रीजन भी है, एक रीजन ये भी है कि कई बार क्या होता है बच्चा सोचने लग जाता है, यार मैंने क्या भरा था, अरे मैंने सही भरा था कि नहीं भरा था, अरे मैंने डेट सही भरी थी कि नहीं भरी थी, तो वो परेशान रहता है। तो अगर तुमने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा या प्रिंट आउट लेके रखा ना, तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हैं, अरे हाँ मैंने यही भरा था, तो अगर सही भरा था तो ठीक है, गलत भरा था तो फिर करेक्शन मोड में करेक्ट कर देंगे। तो ऐसा तो कभी भी कुछ भी फॉर्म वगैरह कर रहे हो ना, कभी भी से मेरा मतलब तुम्हारा मेंस का फॉर्म हो गया, सीईटी का फॉर्म हो गया, 12th बोर्ड का फॉर्म हो गया, कोई एनडीए भी देता है तो एनडीए का फॉर्म हो गया, तो कुछ भी जो ऑफिशियल काम हो रहा है सबका स्क्रीनशॉट, जैसे मान लो तुमने अमाउंट ट्रांसफर किया उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, तुमने कोई चेक डिपॉजिट किया उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई डीडी भेजा उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो वो डॉक्यूमेंटेड तुम्हारे पास रहना चाहिए। तो क्या रहता है ना, आगे बहुत पीस ऑफ माइंड रहता है। एक, कल को कुछ अटक गया तो तुम एज ए प्रूफ शो कर सकते हो। दूसरा कि कल को भूल जाते कि यार मैंने क्या किया था, सही किया था कि नहीं किया था, फ़ोन नंबर सही डाला था कि नहीं डाला था, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन कि हाँ भाई सही डाला था कि नहीं। रुद्र महाजन, एनटी के सैंपल पेपर्स भी न्यू आएंगे ऐप में, हाँ दे देंगे वो, बहुत बहुत एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं वो लोग, तो वो दे देंगे, नॉट अ बिग डील, है ना। ओके, सो पैराबोला, तो हम लोग पैराबोला कंटिन्यू कर रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट टू द पैराबोला। तो नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट टू द पैराबोला। तो कैसा रहता है कि पैराबोला में x1 y1 पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, तो x1 y1 पे कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, तो कैसे करेंगे, वही सेकंड डिग्री कर्व में y स्क्वायर की जगह y/1, 2x की जगह x प्लस x1, तो ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में करना है तो x1 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर रख दो और y1 इज इक्वल टू 280 रख दो, तो ये आ जाएगी पैरामेट्रिक इक्वेशन ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत पावरफुल है ये पैरामेट्रिक फॉर्म, उसका रीजन है क्योंकि सिर्फ एक ही अननोन चल रहा है। दूसरा है स्लोप फॉर्म, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, अभी टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 2a अपॉन y1, 2a अपॉन y1, और y1 होता है 280, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 1/t। ये यहाँ से भी निकाल सकते थे कि स्लोप 1/t है,
तो बस करना क्या, टी को 1/m पुट कर दो, तो टी को 1/m पुट किया तो y इक्वल टू mx प्लस a/m, ये वहां से भी निकाल सकते थे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज है, तो इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म। बहुत पावरफुल है ये स्लोप फॉर्म, ये अपने को हेल्प करता है कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल निकालने में। नेक्स्ट है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर पैरामेट्रिक 80 स्क्वायर कॉमा 280 है तो टेंजेंट का स्लोप होगा 1/t। और एक और चीज, अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा am स्क्वायर कॉमा 2a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। तो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m है तो टेंजेंट का स्लोप होगा m। नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल होता है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। तो मैंने वो पॉइंट का लोकस निकालना है, तो h कॉमा k, तो गिवन क्या है कि टेंजेंट्स का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो गिवन क्या है कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, गिवन क्या है m1 m2 इक्वल टू -1, सॉरी। तो टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस a/m, ये पास कर रही है h कॉमा k से, ये पास कर रही है h कॉमा k से, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर h माइनस एम के प्लस a इक्वल टू 0। m की क्वांटिटी के दो रूट्स आएंगे m1 m2। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट गई है उनका स्लोप, एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट गई है उसका स्लोप बता रही है ये। तो m1 m2 क्या बता रहा है, एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट गई है उसका स्लोप बता रही है, तो m1 m2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा a/h, और वो दे रखा है -1, तो x इज इक्वल टू -a लोकस आ गया, और पता चला ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये अब जनरल हो गया कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस डायरेक्ट्रिक्स होता है। अब ये जनरल क्या हो गया, कल को अगर ऑब्लिक पैराबोला आ गया तो ऑब्लिक पैराबोला आ गया, और उस केस में भी अगर डायरेक्टर सर्किल निकाला तो वो कौन निकलेगी, डायरेक्ट्रिक्स। तो ऑब्लिक पैराबोला के केस में भी या कैसा भी हो, ऑब्लिक हो चाहे रोटेटेड हो चाहे शिफ्टेड हो, तो डायरेक्टर सर्किल जो होगा वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t1 एंड t2। t1 और t2 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो बात भी सही है। t1 एक पॉइंट है, वहां पे एक टेंजेंट आएगी, t2 एक पॉइंट है, t2 एक पॉइंट है, वहां पे भी एक टेंजेंट आएगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p कैसे निकालेंगे। तो t1 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन t1y इक्वल टू x प्लस 81 स्क्वायर, t2 पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट की इंटरसेक्शन की इक्वेशन t2y इक्वल टू x प्लस 82 स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों को सॉल्व किया तो पॉइंट p आ जाएगा at1 t2 कॉमा a टाइम्स t1 प्लस t2। नेक्स्ट थोड़ा ऑब्जर्व किया तो पता चला ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा है, और ये अरिथमेटिक मीन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, तो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट। और तुम्हें एक और चीज दिखा था, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट और सम। तो तुम कभी भी सोच सकते हो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कभी भी सोच सकते हो सिमेट्रिक रिलेशन, कैसे भी गंदी से गंदी पावर आ रही होगी ना सिमेट्रिक रिलेशन में, ये सब दोनों मिलकर एलिमिनेट कर देंगे। ये सम ऑफ प्रोडक्ट इनफ होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट इनफ होता है कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट है, इसमें कुछ रिमार्क्स निकल रहे हैं, तो रिमार्क क्या निकल रहा है कि अगर t1 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट और t2 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, t1 और t2 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट और t1 और t2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, तो t1 और t2 हो गए एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। तो रिमार्क क्या निकला कि अगर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
अगर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगी। कैसे? तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है T1 T2 कॉमा A टाइम्स T1 प्लस T2। अब ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 -1 होगा, तो पॉइंट आ जाएगा -A कॉमा A टाइम्स T1 प्लस T2। तो -A कहाँ होता है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब है फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पे ड्रॉ की गई टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगी, और इसके आगे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और उसके आगे फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के अगर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के अगर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स क्या है? कन्वर्स है कि डायरेक्ट्रिक्स से ड्रॉ की गई टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पे टच करेगी। सो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज को टच करेगी और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल्स। फॉर एवरी टेंजेंट देयर मस्ट बी अ नॉर्मल। फॉर एवरी टेंजेंट देयर मस्ट बी अ नॉर्मल। सॉरी। तो x1 y1 पे नॉर्मल ड्रॉ किया, x1 y1 पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। अब स्लोप कहां से निकालूं? स्लोप निकालेंगे टेंजेंट के स्लोप से, तो टेंजेंट का स्लोप आया था 2a अपॉन y1, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल -y1/2a। बस ये समझ के लेना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है और इसको यूज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अच्छे और हैं पैरामेट्रिक। 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो x1 को रख दो 80 स्क्वायर और y1 को रख दो 280, तो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो वो मिलेगा y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब एक और चीज, तो स्लोप फॉर्म, तो नॉर्मल का स्लोप अपन ने m ले लिया, नॉर्मल का स्लोप m ले लिया, तो y1 माइनस y1 अपॉन 2a आ जाएगा m, तो y1 आ जाएगा -2am, तो y1 आ जाएगा -2am। ठीक है, तो y1 हो गया -2am और y1 है पैरामेट्रिक में 280, तो यहाँ से पता चला t इक्वल टू -m, तो बस करना क्या है, t को -m रख दो, तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये हो गई स्लोप फॉर्म। वेरी पावरफुल स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, दे आर वेरी पावरफुल एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन। टेंजेंट नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों में टेंजेंट नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आ गया स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। अब एक और चीज, फुट ऑफ नॉर्मल। अब ये जो पॉइंट है, अगर इसको टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पर नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये होगा फुट ऑफ नॉर्मल। तो ये am स्क्वायर कॉमा -2am, am स्क्वायर कॉमा -2am, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखो, am स्क्वायर कॉमा -2am। नेक्स्ट, इसको वहां से भी याद रख सकते हैं, अगर तुम देखोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आया था a/m स्क्वायर कॉमा -a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। तो अगर नॉर्मल का देखना है तो वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो m की जगह -1/m, तो am स्क्वायर कॉमा -2am, am स्क्वायर कॉमा -2am, तो वहां से भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट, एक और चीज समझा था, अगर y इक्वल टू mx प्लस c नॉर्मल है तो c की कोई तो वैल्यू आनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। तो अपने को पता है नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, तो c हो जाएगा -2am माइनस am क्यूब, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। तो जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था, वैसे कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या होता है,
सी की वैल्यू के लिए वो टच करती है, सी की उस वैल्यू के लिए वो टच करती है। और कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी में क्या होता है, सी की उस वैल्यू के लिए वो परपेंडिकुलर होती है, सी की उस वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट, तो एक रिमार्क है कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay के लिए। तो करना क्या है, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स और एम की जगह 1/m रखना है। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो रखो y की जगह x, m की जगह 1/m, x की जगह y, m की जगह 1/m, m की जगह 1/m। इसको तमीज से लिखा तो ये आता है y इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a/m स्क्वायर। तो ये हो गई c की वैल्यू। तो ये इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट एक अच्छा रिमार्क है इसके अंदर, y इक्वल टू mx माइनस 2am, ये नॉर्मल है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये मान लो कोई पॉइंट से पास हो रही है, ये कोई पॉइंट से पास हो रही है h कॉमा k से, h कॉमा k से पास हो रही है। तो ये आ जाएगा k इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको तमीज से लिखा तो am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k इक्वल टू 0। ये बन गई m की क्वाड्रेटिक क्यूबिक, m की क्यूबिक बन गई। इसका क्या मतलब है, एक पॉइंट से ज्यादा 3 नॉर्मल हो सकते हैं, एक पॉइंट से ज्यादा 3 नॉर्मल हो सकते हैं। तो वो तीनों नॉर्मल का स्लोप होगा m1, m2 और m3। अब इसमें कुछ रिजल्ट निकले, सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम। तो कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर 0 है, तो सम ऑफ स्लोप 0 आ गया। ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए है, सम ऑफ स्लोप 0 आ गया, ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं को नॉर्मल्स, क्योंकि तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो इसको बोलते हैं को नॉर्मल, क्योंकि तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास हो रही है। नेक्स्ट, वो जो तीनों पॉइंट्स होंगे फुट, उनको बोलेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स। जो फुट होंगे उनको बोलेंगे को नॉर्मल पॉइंट। वो होगा am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1, am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2 और am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। सॉरी। तो फुट ऑफ नॉर्मल्स, तो अगर इसमें y कोऑर्डिनेट्स का सम निकालूं, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, तो वो आएगा माइनस 2am1 माइनस 2am2 माइनस 2am3, ये आ जाएगा 0। तो इससे मुझे ये पता चला कि अगर मैं तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स का एक ट्रायंगल बनाऊं और उसका सेंट्रोइड अगर देखूं, तो वो होगा सिग्मा x1/3 कॉमा सिग्मा y1/3, पर सिग्मा y1/3 0 है। तो इसका मतलब दिस इज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये इसकी प्रॉपर्टी है पैराबोला की। तो कोनॉर्मल पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड एक्सिस पे लाई करता है। तो ये ऑब्लिक में भी ट्रू है, और जो चीज ऑब्लिक में ट्रू है ना, वो शिफ्टेड में भी ट्रू है, मतलब शिफ्टिंग प्लस ऑब्लिक। तो ये शिफ्टिंग में भी ट्रू है और ये ऑब्लिक में भी ट्रू है। तो कोनॉर्मल पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा, वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, टेंजेंट्स तो हो चुका ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2। तो T1 और T2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये T1 है और ये कोई T2 है। तो T1 और T2 पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। T1 और T2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, T1 पे नॉर्मल की इक्वेशन y प्लस T1x इज इक्वल टू 2at1 प्लस 81 क्यूब, और T2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल y प्लस T2x इज इक्वल टू 2at2 प्लस 82 क्यूब।
तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है a टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2 कॉमा माइनस a t1 t2 इंटू t1 प्लस t2। तुम एक चीज नोटिस करना, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर t1 t2 t1 t2 t1 प्लस t2, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है पूरा। वो इसलिए है क्योंकि अगर तुम t1 और t2 को अरेंज करते हो तो रिजल्ट अलग नहीं आना चाहिए। तो कोई भी दो स्टूडेंट है तो अगर t1 t2 को इंटरचेंज कर दिया तो रिजल्ट मस्ट बी सेम, क्योंकि नॉर्मल्स यूनिक है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक है। तो अगर कोई दो स्टूडेंट दो अलग परम्यूटेशन लेता है, दो अलग स्टूडेंट अगर कोई दो अलग परम्यूटेशन लेता है तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंदर एक बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है कि t1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल, t1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल अगर पैराबोला को वापस t2 पे मिलेगी तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। तो कैसे निकालेंगे, t1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल लिखो y प्लस t1x इज इक्वल टू 2at1 प्लस at1 क्यूब, और इसको t2 से पास करा दो, at2 स्क्वायर कॉमा 2at2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रिजल्ट आता है t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाय t1। तो t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाय t1, t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाय t1। अगर t1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल पैराबोला को वापस मिलेगी। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और इसको यूज करके भी आ सकता है। सेकंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो t1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल, t2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल, t1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल, t2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल अगर पैराबोला को वापस t3 पे मिलेगी तो t1 t2 इक्वल टू 2। ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो, तो t1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल t3 को मिल रही है तो t3 माइनस इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाय t1, और t2 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल वापस t3 पे मिल रही है तो t3 इक्वल टू माइनस t2 माइनस 2 बाय t2। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो t1 t2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और एक और चीज, t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। वो कैसे आएगा, t2 इक्वल टू 2 बाय t1, t2 इक्वल टू 2 बाय t1 वो इसमें रख दो, t2 इक्वल टू 2 बाय t1 इसमें रख दो, तो t3 इक्वल टू माइनस t1 माइनस t2 आ जाएगा, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, तो देखो एक होता है सॉल्विंग, सॉल्विंग कैसे किया, सॉल्विंग t1 पे नॉर्मल t2 पे नॉर्मल t3 पे मिल रही है तो ठीक है, रिलेशन आ गया। एक होता है ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन कैसा, देखो t1 t2 2 है यानी t1 t2 प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि t1 t2 या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को एक ही तरफ होना पड़ेगा। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक नॉर्मल इधर ड्रॉ करें और एक नॉर्मल इधर ड्रॉ करें और वो वापस पैराबोला पे मिल जाए, नॉट पॉसिबल। तो दोनों अपोजिट नहीं हो सकते, दोनों को सेम साइड ही होना पड़ेगा। तो दोनों अगर सेम साइड होंगे तो ही पैराबोला पे दोबारा इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है ना, इससे क्या होता है ना, एलिमिनेशन हो जाते हैं। तो ये स्मार्टनेस तुम्हें आनी चाहिए, ये स्मार्टनेस आनी चाहिए ताकि तुम चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर सको, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आंसर ला सको। वो चलता है टेस्ट पेपर में, टेस्ट पेपर में अगर तुम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व करते हो चलता है। टेस्ट पेपर में अगर तुम तीन एलिमिनेट करते हो और चौथा आंसर है, बिल्कुल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जरूरी भी क्यों है ना, कई बार बच्चे क्या है गैस वर्क करते हैं। अब गैस कर रहे हैं तो कम से कम गलत वाला गैस ना हो, ये भी अपनी कोशिश रहती है। तो अगर मैं ये पता कर लूं यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो ठीक है, तो कम से कम चार में से एक चला गया, तीन में गैस करना पड़ेगा। पर तीन में भी गैस नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कभी लगता है गैस करना है तो दो पे करो, क्योंकि देखो चार पे गैस करना वो तो पूरा ऐसा है, वो मतलब डाइस फेंक के चूज करना कि नंबर कौन सा आया, वो तो ब्लफ है पूरा। लेकिन दो में गेस कर सकते हो, अगर तुम्हें पता है कि ये दो आंसर तो होंगे नहीं पर इन दोनों में से कोई होगा तो वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट है नॉर्मल। ओके, सो नेक्स्ट है chord with a given midpoint। chord with a given midpoint, इसका मतलब है chord का मिड पॉइंट दे रखा है।
कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है x1, y1, तो इक्वेशन क्या आएगी t इज इक्वल टू s1। t मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, s1 मतलब पॉइंट को कर्व में रख दो। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है कि किसी पॉइंट से दो टेंजेंट जाती हैं, तो वो दो जगह टच करेगा, तो देयर विल बी टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और उसको ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0, यानी टेंजेंट की तरह लिखो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टेंजेंट की इक्वेशन भी t इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी y1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1, तो टेंजेंट की इक्वेशन और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन तो सेम ही दिख रही है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि यार टेंजेंट की इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन सेम ही दिख रही है, तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क है, जब टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं तो पॉइंट कर्व पर है, लेकिन जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख रहे हैं तो पॉइंट कर्व के बाहर है, पॉइंट कर्व पर नहीं है। तो ये वाली x1 y1 लिखी है ना, इस केस में पॉइंट कर्व पे नहीं है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट कौन? PA इंटू PB, तो वो आ जाएगा SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। वही सर्कल में जैसे किया था, S मतलब कर्व, S1 मतलब पॉइंट को कर्व में रख दो, और T मतलब टेंजेंट की इक्वेशन, T मतलब टेंजेंट की तरह लिखो। नेक्स्ट है पैराबोला में एक एक्स्ट्रा चीज है, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, तो ये क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्सिस को जहां कट करेगी, एक्स एक्सिस को, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी, उसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा, इसको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहते हैं। ये कैसे निकालेंगे? टी पॉइंट पे टेंजेंट लिखो, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, और वो एक्स एक्सिस पे मिल रही है, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, एन हो जाएगा ए टी स्क्वायर कॉमा 0, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ जाएगा टी एन, और टी एन आएगा 2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया? डबल ऑफ द एब्सिसा, डबल ऑफ द एब्सिसा। अब आता है सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल में क्या होगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की, दैट इज नॉर्मल, वो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी, तो दिस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आएगा एनजी। तो टी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2a t प्लस ए टी क्यू, y को 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2a प्लस ए टी स्क्वायर, तो एनजी आएगा 2a, और 2a का मतलब होता है सेमी लेटर सेक्टम। तो ये एक रिजल्ट बन गया कि नॉर्मल का एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंथ सेमी लेटर सेक्टम होता है, नॉर्मल का एक्सिस पे प्रोजेक्शन सेमी लेटर सेक्टम होता है, नॉर्मल का एक्सिस पे प्रोजेक्शन सेमी लेटर सेक्टम होता है। नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर की एक डेफिनेशन है, सर्कल में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि सर्कल में बच्चों को पता है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायमीटर, तो सर्कल में नहीं पढ़ा था, सर्कल में पता था द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। तो डायमीटर की डेफिनेशन होती है कि सिस्टम ऑफ कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस, तो गिवन क्या है? गिवन है सिस्टम ऑफ कॉर्ड स्लोप m। अच्छा, सिस्टम ऑफ कॉर्ड का मतलब क्या है? सिस्टम मतलब कलेक्शन, और सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, तो स्लोप दिया हुआ है m। तो मिड पॉइंट का लोकस निकाला है h, k, तो कैसे करेंगे? कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट, तो कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट t is equal to s1, कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट, तो t is equal to s1, t मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, तो ky माइनस 2a टाइम्स x प्लस h, s1 मतलब पॉइंट को रख दो, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4h। नेक्स्ट, इसका स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप आएगा 2a बाय k, और वो तो दे रखा था m, तो लोकस हो गया m इज इक्वल टू 2a बाय m, तो y इज इक्वल टू 2a बाय m, स्लोप y इज इक्वल टू 2a बाय m, y इज इक्वल टू 2a बाय m, लोकस हो गया। अब उसको देखा कि ये कौन है,
तो पता चला वो तो एक्सिस के पैरेलल होती है, तो इसका मतलब है डायमीटर इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, डायमीटर इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि पैराबोला में डायमीटर जो होती है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल होती है, y इक्वल टू 2a/m। अब इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। पहला रिजल्ट कि वो सिस्टम ऑफ कॉर्ड में एक्सट्रीमिटीज पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की, एक्सट्रीमिटीज पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो वो डायमीटर पे ही मिलेगी। तो कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो वो डायमीटर पे मिलेगी। एक दूसरा, डायमीटर पैराबोला को जहां कट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 2a/m होगा और x कोऑर्डिनेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से निकाल लेंगे a/m स्क्वायर, और a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m का मतलब है उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट। तो इसका ये मतलब है कि डायमीटर पैराबोला को जहां कट करेगी, डायमीटर पैराबोला को जहां कट करेगी, डायमीटर पैराबोला को जहां कट करेगी उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट सिस्टम के पैरेलल होगी, उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट सिस्टम के पैरेलल होगी। तो दिस इज द डायमीटर। नेक्स्ट है हाइलाइट्स। तो ये थ्योरी पार्ट हो जाती है इसकी, पर हाइलाइट्स मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि एक तो हाइलाइट्स क्वेश्चंस हैं तो वो एज ए क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता है बच्चों को, और दूसरा इनको यूज करके क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको यूज करके अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, इट्स एडवांस लेवल। अगर हाइलाइट्स को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इट्स एडवांस लेवल। बट तुम मेंस और एडवांस में डायरेक्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब हाईलाइट ही डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये हाइलाइट्स का फंडा क्या रहता है? पहला कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा इनको यूज करके जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दे आर क्वाइट गुड क्वेश्चंस एडवांस लेवल। तीसरा, तुम ये डायरेक्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस और एडवांस में कि हाईलाइट से सीधे उठ के आ गए, तो ऐसा पॉसिबल है। तो मैं हाइलाइट्स बता देता हूँ, प्रूफ्स वगैरह तो मैं नोट्स में देखने होंगे। तो हाईलाइट 1, हाँ ओके, हाईलाइट 1 में क्या है कि पैराबोला पे जो ड्रॉ की गई टेंजेंट है वो एक्सिस को कट करेगी और उस पे ड्रॉ की गई नॉर्मल एक्सिस को कट करेगी। तो इसमें रिमार्क क्या है, हाईलाइट क्या है, SP इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू SG। तो इससे एक चीज पता चली कि राइट एंगल ट्रायंगल है और SP इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू SG, तो यानी S इज द सर्कम सेंटर। तो यानी सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल PTG, circle circumscribing a triangle PTG whose diameter is TG, yeah, whose center is focus and the radius is focal radius, and the radius is focal radius. Next है पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी तो पैराबोला से टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी। एक्सिस के पैरेलल अगर रे आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, अगर फोकस से कोई रे निकली, सॉरी अगर फोकस से कोई रे निकली तो दिस विल बिकम पैरेलल टू एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द पैराबोला। अच्छा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे नॉर्मल उसकी एंगल बाइसेक्टर होगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की एंगल बाइसेक्टर होती है। हाईलाइट 2, हाईलाइट 2 है कि पैराबोला में किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, तो द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स राइट एंगल एट फोकस, सबटेंड्स राइट एंगल एट फोकस। ये पैराबोला में भी ट्रू है, ये एलिप्स में भी ट्रू है और ये हाइपरबोला में भी ट्रू है। हाईलाइट 3,
फोकल रेडियस को डायमीटर मान के अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं, फोकल रेडियस कौन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द कर्व एंड द फोकल। तो फोकल डिस्टेंस को रेडियस मान, फोकल रेडियस को डायमीटर मान के अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे, फोकल रेडियस को डायमीटर मान के अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। हाईलाइट 4, ये अच्छा है। हाईलाइट 4 में क्या हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की और फोकस से अगर उस पर परपेंडिकुलर डाला तो वो परपेंडिकुलर टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलेगा, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलेगा। और एक और चीज, अगर किसी भी टेंजेंट के अबाउट फोकस का मिरर इमेज लिया, किसी भी टेंजेंट के अबाउट फोकस का मिरर इमेज लिया तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। एक दूसरा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो -a,280 और ये होगा 80 स्क्वायर, 280। हाईलाइट 5, हाईलाइट 5, ये सब हाईलाइट्स क्या बताती है ना, जनरल ये बताती है कि ऑब्लिक और रोटेशन के केस में भी ट्रू रहेगी। नहीं तो तुम हमेशा है ना ये ध्यान रखो, ऑब्लिक और रोटेशन में, ऑब्लिक और रोटेशन से कभी एंगल चेंज नहीं होते, लेंथ चेंज नहीं होती, चेंज होती है इक्वेशन, चेंज होती है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट और इक्वेशन चेंज होती है, पर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर चेंज नहीं होते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, जैसे लेंथ, एंगल, एरिया, ये चीजें चेंज नहीं होगी। फिफ्थ हाईलाइट, पी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट क्यू पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट टी है, तो टीपी एस पे जो एंगल सबटेंड करेगी और टी क्यू एस पे जो एंगल सबटेंड करेगा फोकस पे, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस टी। दूसरा, इसी के अंदर एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाता है। तीसरा कि ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल क्यू एस टी आर सिमिलर बिकॉज ऑफ द 1 2, ये दोनों पॉइंट की वजह से, दोनों पॉइंट की वजह से। हाईलाइट 6, ये अच्छा है कि फोकल कॉर्ड अगर होती है, फोकल कॉर्ड होती है तो उसके जो सेगमेंट्स होते हैं, फोकल कॉर्ड जो होती है उसके जो सेगमेंट्स होते हैं, फोकल कॉर्ड जो होती है उसके जो सेगमेंट्स होते हैं उसका हार्मोनिक मीन सेमी-लेटर सेक्टम होता है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड इज अ सेमी-लेटर सेक्टम। और एक और चीज, ये एलिप्स में भी ट्रू है, ये एलिप्स में भी ट्रू है। 7, हाईलाइट 7 है ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स, यानी 3 टेंजेंट से बनने वाला ट्रायंगल, 3 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल। तो वो ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो 3 पॉइंट से मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिए पी क्यू आर और ट्रायंगल लिया एबीसी, तो एबीसी को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल फोकस से भी पास होगा, तो मतलब एबीसी एंड एस आर कॉन्साइक्लिक। एक दूसरा, ट्रायंगल एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर होगा, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। एंड तीसरा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया डबल ऑफ द ट्रायंगल एरिया फॉर्म बाय द टेंजेंट्स, डबल ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट। जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, सिर्फ उसने पूछा था द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स। आंसर इज 2। तो जिसको हाईलाइट पता है तो हार्डली 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स, नहीं पता तो फिर तो करते बैठो, 3-4 मिनट तो लेके जाएगा। ओके, और एक और चीज बतानी है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को ये याद रहता है 2 है, बच्चों को ये याद रहता है 2 है, और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कि एबीसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो कभी भी ध्यान में रखो
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो बन रहा है वो उसका एरिया ज्यादा होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो बन रहा है उसका एरिया ज्यादा है ना। तो पी क्यू आर इज डबल ऑफ द एबीसी। चैप्टर इज कंप्लीट। तो मैं ये फाइल शेयर कर देता हूं, पूरा पैराबोला कवर हुआ है इसके अंदर। एंड कल एलिप्स करेंगे तो फिर ये वीक में अपना खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हो जाता आराम से। और फरवरी में अब फरवरी में मेंस है तो अपना सिलेबस भी आराम से हो जाएगा, है ना। चलेगा, तो मैं फाइल शेयर कर देता। अटेंडेंस लिया क्या मैं तुम लोगों का? हाँ लिया। ओके, सो